तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक में चलना चाहती है, मान लो कार है हमारे पास और वो सर्कुलर ट्रैक में चलना चाहती है जहाँ ट्रैक के पास कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट हमें बताया गया है म्यू। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड जिसपे कि वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर सकती है उसका फॉर्मूला हमें मिला था √μ/g। इससे ज्यादा स्पीड से अगर कार चलेगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कहाँ चली जाएगी, स्किड हो जाएगी, आउट ऑफ द ट्रैक, बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी। सिमिलरली हमने देखा कि अगर किसी रोड पे फ्रिक्शन नहीं है और हम बाइक चला रहे हैं या बाइसिकल चला रहे हैं और फिर हम टर्न लेना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, या मुझे कहना चाहिए कि हम नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के काम में ले सकते हैं। और वहां से हमें जो मैक्सिमम सेफ स्पीड मिली थी, अगर वर्टिकल से हम एंगल थीटा बना सकते हैं टिल्ट करके अपनी बाइक को, तो मिली थी √rg tan थीटा। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक है टिल्टिंग ऑफ बाइक का, ठीक है ना, और दूसरा है सर्कुलर रोड के ऊपर कार अगर मूव करती है तो उसके लिए। क्लियर है? चलो, तो अब आगे जो तीसरा केस आता है जिसमें ये दोनों केस अपने आप कवर हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ वही केस का फॉर्मूला याद रखना है, तो ये दोनों आपको वैसे ही याद रहेंगे। वो है कि अगर मान लो आप कार से ट्रेवल कर रहे हो एक रोड के ऊपर, अब हम सभी ने देखा होगा अगर आप किसी हाईवे पे गए हो, किसी बड़े हाईवे पे गए हो, ठीक है ना, अच्छा हाईवे जो बना हुआ है, तो आप देखोगे कि वहां पर कार्स काफी तेज स्पीड से चलने वाली है। तो हमेशा फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा कि वो सर्कुलर टर्न ले सकें। कई बार हाईवे होते हैं जिन पे की रोड होती है जो कि मुड़ी हुई होती है, तो कोई सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है अगर आपका हाईवे, तो फिर क्या चाहिए, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो एक और रास्ता जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स लाने का वो होता है टिल्टिंग। लेकिन ऑब्वियसली हम कार को टिल्ट तो नहीं कर सकते, तो क्या किया जाता है, रोड को ही टिल्ट कर दिया जाता है। आप अगर देखोगे, अगर आपने रेसिंग वगैरह देखी है कार के ट्रैक्स की, ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे कि जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, और रोड उसके चारों तरफ अगर बनाई गई है, तो रोड बाहर की तरफ से उठी हुई होती है और अंदर की तरफ से झुकी हुई होती है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, समझ आ रही है बात? तो एक्चुअली आप क्या कर देते हो, रोड को टिल्ट कर देते हो जिससे क्या हो, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ आ सके। समझ आई क्या बात? तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत तब है जब आप हाई स्पीड पे एक सर्कुलर ट्रैक को कवर करना चाहते हो, ठीक है ना। बैंकिंग बेसिकली होता है टिल्टिंग, बैंकिंग हो जाता है टिल्टिंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना। तो मान लो कि मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। आपकी जो रोड है वो कुछ इस तरह से बनाई गई है, यानी बाहर की तरफ से तो वो ऊंची है, अंदर की तरफ से वो नीचे है, और ये किसी सर्कल का पार्ट होगा इस तरह से, हम ये समझ सकते हैं पूरा रास्ता। तो आपकी जो कार ट्रेवल कर रही है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है। इस केस में मैं कोशिश करूंगा कार ड्रॉ करने की, ठीक है ना, पॉसिबल है आपको समझ आए, ठीक है ना। तो कार इस तरह से v वेलोसिटी लेते हुए बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, कोशिश करो समझने की। और ये किसी सर्कुलर ट्रैक r रेडियस का पार्ट है, और हमने क्या किया है, रोड को ही टिल्ट कर दिया है थीटा एंगल से, जिससे कि ऑब्वियसली कार उसके ऊपर अगर ट्रेवल करेगी तो वो भी टिल्ट हो जाएगी कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो अब इसी के लिए आपने देखा होगा कि हाईवे पे बोर्ड लगा रहता है जहां पे लिखते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड। जनरली बोर्ड पे सिर्फ स्पीड लिखी होती है, वो ये इंडिकेट करता है कि अगर आप कार इतनी स्पीड से चलाएंगे तो फिर कोई स्किडिंग का खतरा नहीं है। अब ऑब्वियसली जब रोड बनाई जाती होगी और मान लो कि मैक्सिमम सेफ स्पीड उस टिल्टेड रोड के लिए 100 आ रही है, तो जनरली क्या किया जाएगा, बोर्ड पे 80 लिख दिया जाएगा। थोड़ी सी कम लिखी जाती है क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, लोग थोड़े अजीब होते हैं। अगर 80 लिखा है तो वो 90 तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जितनी भी कैलकुलेटेड स्पीड होती है उससे कम स्पीड हाईवे पे लिखी जाती है, ताकि कोई अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाए तो भी वो सेफ रहे। हालांकि हमारे क्वेश्चंस के लिए जब भी पूछा जाए आपसे मैक्सिमम सेफ स्पीड, तो आपको एग्जैक्टली वही स्पीड बतानी है जो कि सेफ होगी इस केस में। समझ आई क्या बात? तो सबसे पहले मैं यही केस ले लूंगा। आपको ये याद रखना है कि रोड हैज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, रोड के पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है विच इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना। तो रोड के पास फ्रिक्शन भी है और रोड को आपने टिल्ट कर दिया है,
तो नॉर्मल भी हेल्प कर रहा होगा। तो ये दोनों केसेस इसके अंदर कवर हो रहे हैं। सबसे पहला केस हम सॉल्व कर लेते हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड। कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा सेफ होगी, सबसे ज्यादा स्पीड जो कि सेफ होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड जिसपे कि कार बिना स्किड किए मूव कर सके। तो अगर ये मैक्सिमम स्पीड है v जो मैंने कंसीडर की है, तो इससे ज्यादा स्पीड होने पे ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा हो जाएगा और कार कहां फिसल जाएगी, बाहर की तरफ। अगर मैं सारे फोर्सेस को ड्रॉ करूं तो ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और अलोंग द इंक्लाइन तो इंक्लाइन से हमने शो किया ही है। फोर्सेस अगर इसके ऊपर ड्रॉ किए जाएं तो कार का जो mg होगा वो एक्ट कर जाएगा वर्टिकली डाउन। कार के ऊपर एक नॉर्मल लगेगा जो कि इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये लग गया भाई आपका नॉर्मल। अच्छा, अब ये एंगल थीटा है तो एक को छोड़ के एक एंगल थीटा हो जाएगा। और कोई फोर्स लगेगा, हाँ, ये सर्कुलर ट्रैक में बैठी हुई है। तो अगर आप इसी सर्कुलर ट्रैक पे खुद बैठ जाओ और सेम स्पीड से चलने लगो तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठ गए हो। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसे मैं कह सकता हूं mv²/r, क्योंकि ये r रेडियस का पार्ट है। अब कई लोग गलती करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप द इंक्लाइन लगा देते हैं, पर याद रखना ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल का पार्ट है, आपको दिख रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टली ही लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। समझ आई क्या बात? अब देखो स्लिपिंग किधर हो सकती है, या तो आप डाउन द इंक्लाइन स्लिप कर सकते हो या आप अप द इंक्लाइन स्लिप कर सकते हो। तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड से कार चलेगी तो वो फिसल के कहां चली जाएगी, अप द इंक्लाइन चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट्स ले लेता हूं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट जो इस तरफ आएगा वो आ जाएगा भाई आपका mv²/r cos थीटा, ठीक है ना। mg का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, वो हमें पता है अलोंग द इंक्लाइन हमेशा आता है mg sin थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर कंपोनेंट्स ले लिए जाएं तो mg का आ जाएगा mg cos थीटा, प्लस एक कंपोनेंट इसका भी आएगा जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो आ जाएगा mv²/r sin थीटा। अब क्योंकि बोला गया है कि रोड के ऊपर फ्रिक्शन भी है और जस्ट हमारी कार स्लाइड करने वाली है ऊपर, अप द इंक्लाइन हमारी कार जस्ट स्लाइड करने वाली है, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट कर रहा होगा, क्या आप बता सकते हो? आपकी कार जस्ट अप द इंक्लाइन स्लाइड करने वाली है, इतनी ज्यादा स्पीड है, तो इस समय पे फ्रिक्शन किधर लगने की कोशिश करेगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? डाउन द इंक्लाइन। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया, डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन लग रहा होगा एक्सट्रीम केस में। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्सेस क्या हो जाने चाहिए? 0, क्योंकि एक्सट्रीम केस है। तो इस समय पे अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्सेस क्या हो जाने चाहिए? 0, यानी नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये इक्वल हो जाना चाहिए ऊपर लगने वाला फोर्स यानी कि mv²/r cos थीटा। ये हुई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। आगे हम और क्या कह सकते हैं? दूसरी चीज हमें पता है फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी चीज नॉर्मल की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अगर आप फोर्सेस बैलेंस करो, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो वो मिल जाएगा आपको नॉर्मल, ये इक्वल हो जाना चाहिए, देख सकते हो, mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 अननोन है, एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल और एक वेलोसिटी। थीटा हमारे लिए नोन है। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो सीधे सीधे कि mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू भी मैं पुट कर दूं अगर mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ये इक्वल हो जाना चाहिए mv²/r cos थीटा। दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है ना। बस इसी को हमें सॉल्व करना है। आप देखोगे मास हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए जब स्पीड आप हाईवे पे देखोगे तो बोर्ड लगा होता है। अब वो बोर्ड सबके लिए लगभग सेम ही है, ठीक है ना। कार का अलग अलग मास होता है पर उससे फर्क नहीं पड़ता।
तो यहां हमें मिलेगा g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। क्लियर है? बस मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। यहां से मुझे मिल गया g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और v की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी यहां से, जिसे हम v मैक्स कह रहे हैं, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए याद रखना है अगर, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लें, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लें और दोनों को कैंसिल आउट कर दें। तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड से अगर कार को चलाया जाए तो वो क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। अब देखो दोनों फॉर्मूले इसके अंदर कैसे आ जाते हैं। अगर मान लो कि आपकी रोड बैंक्ड नहीं है, यानी कि उसमें टिल्टिंग नहीं है, तो थीटा कितना होगा, 0। आप फॉर्मूले के अंदर थीटा पुट करो 0, तो देखो क्या मिलेगा, ये टेन थीटा गायब हो जाएगा और ये टेन थीटा भी गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बचेगा अंडर रूट म्यू जी आर, जो हमें मिला था किस केस में, अगर हमारी रोड कैसी हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसमें कोई टिल्टिंग ना हो। क्लियर है कि नहीं है? थीटा को मैंने 0 पुट कर दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, अगर म्यू 0 है, तो आप जरा म्यू को 0 करके देखो फॉर्मूले के अंदर, आपको मिलेगा फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो इससे पहले जो दो केस हमने पढ़े हैं, उन दोनों के फॉर्मूले इसके अंदर कवर हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर नॉर्मल रोड पे भी आपसे बोला जाए कि कोई बाइक वाला जा रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और वो अपनी बाइक को थीटा से टिल्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या होगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अरे समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एग्जैक्टली सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है ना? क्लियर है क्या सभी को? तो यही एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अच्छा, अब क्या हाईवे पे सिर्फ एक ही बोर्ड का साइन होता है? क्या मैक्सिमम स्पीड का ही साइन होता है? हाँ। कभी आपने मिनिमम स्पीड का साइन देखा है? नहीं, क्योंकि जनरली मिनिमम स्पीड के साइन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? कभी ऐसा नहीं लिखा होता कि मिनिमम आप इतनी स्पीड से तो चले ही चलें। लेकिन अब एक चीज आप इमेजिन करो, आप सभी अगर मेले वगैरह पे गए हो, मेला होता है जैसे टाउन फेयर, उसमें अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा एक मौत का कुआं टाइप होता है, जिसके अंदर की बाइक चलाई जाती है एक वेल के अंदर, एक कुआं जैसा होता है, लकड़ी का बनाते हैं, उसके अंदर एक आदमी बाइक चलाता है और गोल गोल घूमता रहता है कि नहीं? अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे पता नहीं आप किस प्लेनेट से आए हो। ठीक है? तो जनरली लोगों ने देखा होता है, कार भी चलाई जाती है, बिल्कुल सही बात यहाँ पे बताई, कार भी चलाई जाती है। पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा, जैसे वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आता जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, वी बढ़ता जाएगा। तो जिस सर्कल के अंदर आप घूम रहे हो, उसका रेडियस बढ़ता जाना चाहिए, तभी वो फोर्स बैलेंस हो सकता है। तो वो ऊपर आता जाता है, पर वो धीमा करेगा तो धीरे धीरे वो नीचे चलता जाता है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक ग्लास है, इस तरह का ग्लास होना चाहिए, अगर आपके घर पे इस तरह का एक ग्लास है और आप एक छोटी सी बॉल उसके अंदर डाल दो और उसे धीरे धीरे घुमाओ, तो वो इस तरह से घूमने लग जाती है ग्लास के चारों तरफ। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वो धीरे धीरे ऊपर जाने लग जाती है, और आप स्पीड घटाओगे तो धीरे धीरे वो नीचे भी आने लग जाती है। तो यहां पर क्या है, जनरली हमारी जो रोड की बैंकिंग होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि अगर आप कार को रोक दो तो वो नीचे फिसलने लग जाए। लेकिन अब आप इमेजिन करो, जो मौत का कुआं है जिसमें कि कार चलाई जा रही है, ये ग्लास जैसे मैंने बनाया है, अगर आदमी उसमें अपनी कार को रोक दे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो नीचे गिर जाएगा या फिर वो नीचे स्लाइड होने लग जाएगा। तो वही चीज है,
कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई मिनिमम स्पीड क्या है। अगर इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है आपकी रोड का, तो हमें मिनिमम स्पीड भी निकालनी पड़ सकती है। मिनिमम स्पीड भी निकालनी पड़ सकती है। ऐसा कब हो सकता है? जब आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ही कम हो। जनरली जो दुनिया में हाईवे बनाए जाते हैं, उनका फ्रिक्शन इतना होता है कि बीच हाईवे पे अगर अपनी कार कोई रोक दे, तो ऐसा ना हो कि वो फिसल के नीचे की तरफ आने लग जाए। ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। हालांकि कार ज्यादा स्पीड से चले तो फिसल के बाहर जरूर चली जाती है, पर कार रुक भी जाए तो जनरली क्या होता है, म्यू इतना बड़ा होता है कि वो mg sin थीटा को बैलेंस कर ले। इमेजिन करो आपने कार रोक दी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गायब हो गया, तो सिर्फ mg sin थीटा लगेगा, तो फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर ले, तो समस्या ही कहाँ है। पर मान लो कि फ्रिक्शन बहुत कम है, तो उस केस में हम निकाल लेते हैं मिनिमम सेफ स्पीड। मिनिमम सेफ स्पीड, तो याद रखना ये तभी आपको निकालनी होती है जब आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम हो और इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो। यानी मैं सीधे सीधे अगर आपसे कहूं, तो आपको एक चीज पता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। ये एंगल अगर थीटा है और आपकी कार इस तरह से खड़ी हुई है, ठीक है ना, रेस्ट पे मैंने रख दी है, तो क्या इस पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो क्या कंडीशन होगी ताकि कार खड़े खड़े नीचे स्लाइड करने लग जाए? बिल्कुल सही। क्या बोलते थे इसे? क्या बोलते थे इसे? इसे बोलते थे एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जिसपे कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करने लग जाए। तो मिनिमम सेफ स्पीड आप तभी निकालोगे जब आपका म्यू छोटा हो जाए tan थीटा से। यानी आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट छोटा है आपके tan थीटा से। बात समझ आई क्या? यहां एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिसपे कि कोई भी चीज स्लाइड होने लग जाएगी। समझ आई क्या बात? बस आपका इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा आ गया। अगर मान लो कि कार को रेस्ट पे रखने के लिए एंगल ऑफ रिपोज था 30 डिग्री, पर बैंकिंग आपने कर दी है 45 डिग्री की, तो ऑब्वियसली कार नीचे स्लाइड करने लगेगी, फ्रिक्शन उसे नहीं रोक पाएगा। तो उस केस में हम निकालते हैं मिनिमम सेफ स्पीड। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। देखो जरा अंतर क्या आएगा, ये भी आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्या डिफरेंस आएगा? तो mg भाई यहीं लग रहा होगा, कुछ बदलाव नहीं है। नॉर्मल यहीं लग रहा होगा, कोई चेंज नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहीं लग रहा होगा, मिनिमम स्पीड से चल रहा है। अंतर जो आएगा वो आएगा फ्रिक्शन में। अब आपकी कार जस्ट नीचे स्लाइड करने वाली है। अगर आपकी कार जस्ट नीचे स्लाइड करने वाली है, तो फ्रिक्शन को कहां लगना पड़ेगा? जस्ट केस में ऊपर लगना पड़ जाएगा। फिर वही चीज मैं क्या करूंगा, अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट्स को बैलेंस कर दूंगा। mg sin थीटा ये इक्वल हो जाना चाहिए फ्रिक्शन प्लस mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। बस फ्रिक्शन इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा। ये अंतर आता है सिर्फ। ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपको पता ही है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू n। और तीसरी इक्वेशन भी हम जानते ही हैं, परपेंडिकुलर n। ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके? आप देख सकते हो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। तो सिर्फ एक इक्वेशन में चेंज आया है, और वो ये है कि फ्रिक्शन इक्वेशन की दूसरी साइड चला गया, क्योंकि वो जस्ट ऊपर लगने की कोशिश कर रहा होगा। समझ आई क्या बात? बस यहां से आप सॉल्व करोगे और आपको मिनिमम स्पीड मिलेगी। अब अच्छी चीज ये है कि आपने मैक्सिमम का फॉर्मूला अगर याद कर लिया है, तो मिनिमम का फॉर्मूला याद करना भी आसान है। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मुझे रटा हुआ है आर जी, वो था म्यू प्लस tan थीटा, ठीक है ना। तो यहां सिंपली हो जाता है वो tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। जहां माइनस था वहां प्लस, जहां प्लस था वहां माइनस। आप खुद समझ सकते हो कि मिनिमम स्पीड चाहिए तो ऊपर माइनस आना चाहिए और नीचे प्लस आना चाहिए। डिनोमिनेटर बड़ा हो जाना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा हो जाना चाहिए। बात समझ आई क्या? बात समझ आई आपको? हाँ, तो कोई अब मुझसे पूछ रहा है मौत के कुएं में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होता है क्या? नहीं बेटा, मौत के कुएं में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा हो, पर फिर भी वो नहीं बैलेंस कर पाता, क्योंकि जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 60, 70, 80 डिग्री का इंक्लिनेशन एंगल होता है। ऐसा कोई हाईवे दुनिया में नहीं है। समझ आ रही है ना बात? ऐसा कोई हाईवे दुनिया में नहीं है। तो जो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो इंक्लिनेशन एंगल है वो इतना हाई है कि मिनिमम सेफ स्पीड तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर है कि नहीं है? तो सेफ स्पीड जब भी आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि एक रेंज होगी
सेफ स्पीड की किसी भी इंक्लिनेशन के लिए एक सेफ स्पीड की रेंज आती है। अगर आपकी स्पीड v मिनिमम से लेके v मैक्सिमम के बीच में है तो फिर आपकी कार बिना स्लाइडिंग के मूव कर सकेगी। क्या सभी को क्लियर हुआ है फॉर्मूला? कोई कष्ट या समस्या किसी को? बताइए। नहीं तो फिर क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं, है ना? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, और मैं मान लेता हूं कि इसका इंक्लिनेशन जो है वो है आपका 30 डिग्री और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी ज्यादा है 1। तो आपको बताना है कि अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है जिसकी जो रेडियस है वो है 100 मीटर्स, तो आपको बतानी है पहली चीज तो सेफ स्पीड रेंज। सेफ स्पीड रेंज पहली चीज आपको ये बतानी है। चलो पहले यही निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, ट्राई करो सभी लोग। ओके, तो पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी, ठीक है ना। तो सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैक्सिमम सेफ स्पीड अंडर रूट ऑफ आर जी जो कि है 100 इंटू 10 इंटू टेन थीटा प्लस म्यू जो कि हो जाएगा टेन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना, प्लस म्यू जो कि है हमारा 1 बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा यानी कि 1 इंटू टेन 30 डिग्री। वैल्यू अगर पुट करें तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 1000 इंटू 1 बाय रूट 3, ठीक है ना। क्या हुआ ये कुछ अजीब? 1 बाय रूट 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है ना। आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, वी मैक्स की वैल्यू यहां से बता सकते हो। रूट 3 अगर एलसीएम ले लें तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1000 प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। आई होप सबको क्लियर है ये। वी मैक्स सबने निकाल लिया होगा, बात आती है वी मिनिमम की। क्या मुझे मिनिमम स्पीड निकालने की जरूरत है? तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, किस एंगल पे आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे अगर रखी जाए तो स्लाइड करना शुरू कर देगी। एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करने के लिए मैं मान लेता हूं एंगल ऑफ रिपोज है थीटा आर। तो टेन ऑफ थीटा आर ये इक्वल होना चाहिए म्यू के यानी कि 1। तो थीटा आर आपको मिल जाता है 45 डिग्री। यानी आप 45 डिग्री या 45 डिग्री से ज्यादा का इंक्लिनेशन अगर रखोगे तो फिर आपकी कार नीचे स्लाइड करने लग जाएगी। पर क्योंकि इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, जैसा कि हम देख सकते हैं थीटा इज लेस देन थीटा रिपोज, तो अगर आप अपनी कार की स्पीड 0 भी कर दो तो भी कार नीचे स्लाइड नहीं करने वाली। तो मिनिमम सेफ स्पीड जो आपको मिली है वो क्या है, 0। आप अपनी कार को रोक दो तो भी आपकी कार नीचे स्लाइड नहीं करेगी क्योंकि हम एंगल ऑफ रिपोज पे नहीं पहुंचे हैं। थीटा अगर 45 से बड़ा होता तो फिर क्या होता, स्लिपिंग होने लग जाती। क्या सभी को क्लियर है प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट तो पूछे भाई। सिंपल था, बस मिनिमम के केस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और कर लेते हैं ताकि श्योर हो जाए, ठीक है। तो ये मान लो कि आपने इंक्लिनेशन लिया है 53 डिग्री का, ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक है, पार्ट है 100 मीटर्स, ठीक है। म्यू की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं 3/4। तो पहली चीज तो आपको बतानी है सेफ स्पीड रेंज। सेफ स्पीड की रेंज क्या होगी, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। दूसरी चीज स्पीड ऑफ कार टू नॉट स्किड इफ नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। बारिश वगैरह हो गई, कुछ इतना भयंकर हो गया कि अचानक से फ्रिक्शन गायब हो गया, तो फिर क्या स्पीड रखनी चाहिए कार को ताकि वो ना तो ऊपर स्लाइड कर जाए और ना ही नीचे स्लाइड कर जाए।
वो एग्जैक्ट स्पीड आपको बतानी है, ताकि ना वो ऊपर स्लाइड करे और ना वो नीचे स्लाइड करे। आराम से टाइम लो, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं भाई। तो मैक्सिमम स्पीड तो हमें निकालनी है, तो वी मैक्स आपको मिल जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ आर जी जो कि हो गया 1000, tan थीटा जो कि हो गया आपका tan 53 डिग्री यानी कि 4/3 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू हमें 3/4 दी गई है, बाय 1 माइनस म्यू जो कि आपका क्या 4/3 और इंटू tan थीटा, ठीक है ना, जो कि है tan 53 डिग्री यानी कि 3/4। तो क्या हो रहा है इस केस में, क्या हो रहा है इस केस में, कोई बता सकता है। नीचे हमें क्या मिल गया है डिनोमिनेटर में, 0। तो स्पीड आपकी क्या आ गई, इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है और फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो स्पीड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि आपकी कार स्किड करेगी। अरे बात समझ आई क्या, स्पीड की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि आपकी कार स्किड करेगी। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि नो मैक्सिमम स्पीड, इस केस के लिए कोई मैक्सिमम स्पीड है नहीं। आप कितनी भी तेज कार चलाइए, कार बाहर की तरफ स्किड कर ही नहीं सकती है। अरे समझ आई क्या बात, डेटा ऐसा सेट हो गया है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पे जो मैंने म्यू कांस्टेंट ले लिया है, रियल लाइफ में म्यू ऐसे फिक्स हो नहीं सकता। आप किसी भी चीज का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेम्परेचर, क्लाइमेट और एक्चुअली टायर का रेडियस, साइज, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जो हम आइडियल केस में निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आइडियली सिर्फ हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी। अच्छा, क्या मुझे मिनिमम स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करूं, एंगल ऑफ रिपोज अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो एंगल ऑफ रिपोज आपको मिल जाएगा tan इनवर्स म्यू यानी कि tan इनवर्स 3/4 जो कि है 37 डिग्री। तो क्या आपकी बैंकिंग इससे ज्यादा एंगल की हुई है, हाँ। आप एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल का इंक्लिनेशन रख रहे हो तो आपको मिनिमम स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, और मिनिमम स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू यानी कि 4/3 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा 4/3 इंटू 3/4, जो कि बेसिकली अंडर रूट ऑफ 50 और इंटू हमें मिल जाएगा कितना, ये चीज नीचे 12 एलसीएम आ गया है, 16 माइनस 9 यानी कि 7। इतने मीटर पर सेकेंड आपको मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी अगर आप इस ट्रैक पे मूव करना चाहते हो तो। सिंपली मैंने सिर्फ फॉर्मूले में पुट की हैं वैल्यूज, है कि नहीं। अब आपको चाहिए था इफ नो फ्रिक्शन एक्ट्स, नो फ्रिक्शन, इसका सिंपल मीनिंग है मैं म्यू को क्या पुट कर दूं, 0। म्यू को 0 पुट करते ही फॉर्मूला रह जाएगा आपके पास क्या, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, बस। तो अंडर रूट आर जी और tan 53 डिग्री यानी कि 4/3, तो ये अंडर रूट ऑफ 4000/3 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड है, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ आर जी क्या हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ है, 500, आर जी 500 कैसे होगा, अच्छा वी मिनिमम में 500 होगा, बिल्कुल यहाँ पे 1000 था, ये 500 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगी वो स्पीड जिसपे कि कोई फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा। क्लियर है क्या, क्या आपको बैंकिंग ऑफ रोड, रोड, टिल्टिंग ऑफ बाइक, इनके प्रॉब्लम समझ आ गए हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसे हम कवर करेंगे और फिर वापस ऐसे ही क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। पर ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है, जो कह रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब रेडियस डिफाइंड होती है सिर्फ सर्कल के लिए,
लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होता है हर फिगर के लिए। मान लो कि इस तरह से कोई रास्ता है, ठीक है ना, तो इस रास्ते का, इसे कर्वीलीनियर पाथ बोल दिया जाता है, कर्वीलीनियर पाथ। तो इस कर्वीलीनियर पाथ के ऊपर ऑब्वियसली एक सर्कल का पार्ट हो नहीं सकता, ठीक है ना, पर इस कर्वीलीनियर पाथ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर मैं चूज करूं तो वो जरूर किसी ना किसी सर्कल का पार्ट हो सकता है कि नहीं? तो वो जिस सर्कल का पार्ट है, जिस इमेजिनरी सर्कल का पार्ट है, उस पॉइंट पे उसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जिस सर्कल का पार्ट हो सकता है वो कुछ इस तरह से रहा होगा, इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट जिस सर्कल का पार्ट हो सकता है वही डिफाइन कर देता है इस पॉइंट पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा उसे मैं कह देता हूं इस पॉइंट पे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ रही है बात? सिमिलरली अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह के सर्कल का पार्ट रहा होगा। तो एक टर्म तो होती है कर्वेचर और दूसरी टर्म होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है वो ये होती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा कर्व्ड आपको दिख रहा होगा उस पॉइंट का रेडियस उतना ही कम होगा। जैसे सबसे ज्यादा कर्व कहां पे आ रहा है, आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा पाथ के अंदर कर्व जो आ रहा है वो यहां एंड पे आ रहा है। तो ये जिस सर्कल का पार्ट होगा ऑब्वियसली वो सबसे छोटी रेडियस होगी। जबकि अगर मैं यहां देखूं तो यहां सबसे कम कर्व है, तो ये सबसे बड़े सर्कल का पार्ट है, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगी। तो कई बार लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि उन्होंने पूछा क्या है। तो अगर आपको इस तरह से पूछा जाए तो याद रखना जिस जगह पे कर्वेचर या घुमाव सबसे ज्यादा है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, सबसे कम होगा। क्या है, क्लियर है आपको? वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। कोई डाउट किसी को? अब होता क्या है कि आपको बोल दिया जाता है कि एक पार्टिकल एक कर्वीलीनियर पाथ पे चल रहा है और वो कह देते हैं कि किसी भी समय पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करके बताओ। तो ऑब्वियसली वो कई चीजों का फंक्शन होगा, ठीक है, वो हम निकालना यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो कैसे, टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। तो इसके लिए हम सर्कल की मदद लेते हैं और सर्कुलर मोशन की मदद लेते हैं। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे पाथ पे चल रहा था, ठीक है, अब इसकी रेडियस हर जगह पे अलग है, पर मान लो इस समय पे वो मूव कर रहा है और इसकी स्पीड इस तरह से है v, और आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये पॉइंट जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा, इस समय पार्टिकल उसी सर्कल पे घूमता हुआ अपीयर हो रहा है हमें। तो मान लें कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, तो इस समय जो वेलोसिटी है वो इस रेडियल वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनानी चाहिए। अब अगर इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ डायरेक्टेड इस पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन है ac, तो मैं सीधे सीधे से लिख सकता हूं ac इस समय पे इक्वल होगा v² के। अरे समझ आई क्या बात? हालांकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए डिफाइंड होता है, पर एक चीज हमें पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी से। तो अगर कोई पार्टिकल किसी भी कर्व के ऊपर मूव कर रहा है और आप ऐसा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पता कर सको जो कि उसकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो आप उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। समझ आ रही है बात? तो जो फॉर्मूला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो आ जाता है v² सेंट्रीपिटल, या जनरल जो हम याद रखते हैं r, वो हो जाता है v² परपेंडिकुलर। बात समझ आई? v² परपेंडिकुलर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहां v होती है स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और a परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और ये हो जाएगी उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आपको ये बात समझ आई है? ये चीज आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाई जाएगी जब वो लोग आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाएंगे क्लास 12th में, तो आपको एक बड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में फॉर्मूला देंगे। हमारे काम का नहीं है वो, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, तो मतलब तो समझ ही गए। तुम्हें सिर्फ स्पीड का स्क्वायर करना है किसी भी पॉइंट पर, और उस स्पीड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नेट एक्सीलरेशन जो है उसे डिवाइड कर देना है, और आपको मिल जाएगा। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो इसी समय पूछ ले, ठीक है। तो देख लो एक बार और, किसी ने बोला एक बार, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली आपको क्या बता देगा कि किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल जो है किस सर्कल का हिस्सा होगा। याद बस ये रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कर्वेचर से। अब मान लो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है, तो करने के लिए सिंपल फॉर्मूला जो हम यूज कर लेते हैं वो है, किसी भी जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर अपॉन उसका एक्सिलरेशन जो कि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से। v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर से आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, हमने h मैक्स में निकाल लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बोला गया है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे आप जो बॉल को फेंकोगे तो 50 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से फेंकने वाले हो, और ये एंगल होगा 37 डिग्री। जैसे ही बॉल को प्रोजेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करना शुरू कर देगी, और ऑब्वियसली ग्रेविटी एक्ट करेगी वाई डायरेक्शन में इस तरह से। हमें तो किससे मतलब है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली हो जाता है नेट स्पीड का स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। तो इससे परपेंडिकुलर जब आप ग्रेविटी का कंपोनेंट लेने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा 37 डिग्री है और ये पूरा कितना है 90 डिग्री। समझ आ रही है बात? हमें क्या चाहिए, इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, जी कॉस 53 डिग्री, यानी कि 10 कॉस 53 डिग्री, जिसे हम बता सकते हैं कितना 6, ठीक है ना। जिसे हम बता सकते हैं कितना 6 आएगा या 8 आएगा, देख लो एक बार, कंपोनेंट जरा ध्यान से देखना है बस हमें, ठीक है। ये एंगल आपको दिया गया है 37 डिग्री, यहाँ पे लग रहा है आपका जी, परपेंडिकुलर आपको चाहिए तो ये हो गया 53 डिग्री, है कि नहीं, और ये है आपका 37 डिग्री, ठीक है ना। तो जी का जो कंपोनेंट आप लोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आने वाला है, जी कॉस 37 डिग्री, 53 नहीं, क्या आ जाएगा आपका 37 डिग्री, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिल जाएगा 2500 बाय 8 मीटर्स। कोई डाउट किसी को? तो ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा सकता है। कोई भी रैंडम पॉइंट में ले लूंगा और आपसे कह दूंगा कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है एकदम, ठीक है ना। तो एक टावर है जिसके ऊपर से हमने एक बॉल को फेंका है, ठीक है ना, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड से, और आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अगर ये प्रोजेक्शन हुआ था t इज इक्वल टू 0 पर, g आपको वही दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ जरा क्या आएगा। चलो भाई, इससे ज्यादा टाइम की इसमें आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सवाल। ये आपका हो गया पाथ, x की स्पीड कभी बदलती नहीं, तो 4 सेकंड पे भी x में स्पीड तो 30 ही रहने वाली है।
अच्छा, y में मैं निकाल सकता हूं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। वैसे भी हमें पता है 4 सेकंड में 40 हो जाएगी स्पीड, 10 इंटू 4 40 मीटर पर सेकंड। यानी y में जो स्पीड है वो है आपकी 40 मीटर पर सेकंड। बस, तो नेट स्पीड कुछ इस तरह से आ जाएगी 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड नेट स्पीड है। अच्छा, एंगल देख लेते हैं भाई कितना बन रहा है। एंगल देख लेते हैं, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो टेन थीटा आप सिंपली मुझे बता सकते हो, ये आ जाएगा 30/40, यानी कि थीटा आपको मिल जाएगा भाई 37 डिग्री। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कहां लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी वाई में ही एग्जैक्टली। तो ग्रेविटी का कंपोनेंट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर चाहिए, ये है वेलोसिटी की नेट डायरेक्शन, तो ये हुई उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो g का कंपोनेंट जो उससे परपेंडिकुलर आ सकता है वो आ सकता है g sin 37 डिग्री, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा नेट स्पीड का स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, यानी 2500/6 मीटर। किसी को कोई डाउट या समस्या हो तो बोले भाई, कोई डाउट किसी को? तो क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग on a curvilinear path such that its velocity with time t is given as, आपको जो वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है भाई t² प्लस 4 i कैप प्लस 2t j कैप। समझ आई क्या बात? तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पहली चीज तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्योंकि पार्टिकल एक कर्वी लीनियर पाथ पे चल रहा है, सर्कल पे नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीजें किसी एक इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे वो जिस सर्कल का पार्ट है, आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो लोग कर पाएंगे बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले नहीं किया है और आप कर लेते हो अभी तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको टाइम दूंगा 6-7 मिनट का, ठीक है ना? ट्राई करो सभी लोग, कैसे होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहली चीज है आपको एक्सेलरेशन बताना है 2 सेकंड पे। अगर कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ एक्सेलरेशन बोला गया है, यानी कि वो चाहते हैं नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। तो एक्सेलरेशन आप यहां से सिंपली निकाल सकते हो dv/dt, डिफरेंशिएट कर कर। और ये हमें सिंपली कितना मिल जाएगा, 2t i कैप प्लस 2 j कैप। अगर एक्सेलरेशन चाहिए 2 सेकंड पे तो 2 पुट कर दूं तो 4 i कैप प्लस 2 j कैप। क्लियर है? ये हो गया भाई आपका फर्स्ट वाले का आंसर, 4 i कैप प्लस 2 j कैप। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो निकाल सकते हैं आसानी से। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें बोला गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको सोचना पड़ेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस चीज से रिलेटेड है, क्या वो वेलोसिटी से रिलेटेड है या वो स्पीड से रिलेटेड है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड से रिलेटेड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है, पर टेंजेंशियल क्या बदल सकता है, स्पीड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं d/dt ऑफ मॉड v। मॉड v यानी कि स्पीड, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूं।
तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं वेलोसिटी का तो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये है स्पीड, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फंक्शन मिलेगा। समझ आई क्या बात? क्लियर है कि नहीं? इसे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको यहां से मिलेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2t और प्लस 8t। ये हमें मिलने वाला है। बात समझ आई क्या? बात समझ आई? ये मैंने क्या किया है, सिंपली इसे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है ना? बस इसी को सॉल्व करना था आपको। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ, नीचे तो यही रहेगा टी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ऊपर हमें देखो क्या मिल गया है, ये मिल गया 4, तो 4t बेसिकली इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8t। ये आपको मिला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फंक्शन। तो मैं 2 सेकंड पे निकाल लेता हूं। तो 2 पुट कर दो तो 1/2 इंटू यहां आ गया 8 इंटू 8 प्लस 16 अपॉन 64 प्लस 16। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? कितना आया? कैलकुलेशन सिर्फ चेक कर लेना, मैंने डिफरेंशिएशन अगर सही किया है तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं 4t, तो ये 8 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 8 प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 4 16, ठीक है ना? 4 प्लस 4 8 64 प्लस 16, ठीक है ना? बस एक रूट रहेगा यहाँ पे, रूट किसके ऊपर रहेगा? नीचे। ये आपको मिल गया 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 80 अंडर रूट 80। बात समझ आई क्या? यानी कि अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद क्या रखना था ना भाई, जो मैं पहले बता चुका था, कम लोगों को याद रहा होगा, वो ये पहले आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और फिर उसे डिफरेंशिएट करना होगा। क्लियर हुई क्या बात? ठीक है। अगली चीज है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए सेंट्रीपिटल होता है अंडर रूट ऑफ ए नेट का स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट ऑफ ए नेट कितना आया था हमारे पास, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो ये आ गया था अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4, ठीक है ना? अब ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मैंने रैंडम डेटा दिया था, ठीक है? तो वो भी आ गया हमारे पास कितना? अंडर रूट 20। ये थोड़ी अजीब बात हो गई, अगर कैलकुलेशन मैंने सही की है तो वो आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस समय पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या आ गया है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 आ गया। ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते? ए नेट हमारे पास ये आ गया, अगर मैं पुट करूं इसमें तो अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपको 0। बात समझ आई? तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, और क्योंकि ए परपेंडिकुलर आ गया है 0 तो रेडियस हो गई इनफाइनाइट। रेडियस इनफाइनाइट का मतलब क्या है? पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इस समय पे वो जो पॉइंट है जिस पे वो मूव कर रहा है वो एक सर्कल का पार्ट नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता है? इनफाइनाइट। बात समझ आ रही है? ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? जब भी आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया हो और आपसे बोला जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, तो स्पीड निकाली जाए डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना?
उसे डिफरेंशिएट करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल के लिए हमेशा हम क्या कर देते हैं, ए नेट का स्क्वायर माइनस ए टी का स्क्वायर। उसके बाद आर ओ सी वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर। यहाँ कोइंसिडेंस से डेटा ऐसा आ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आ गई, वरना कुछ और भी आ सकती है। क्या सभी को क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे सर्कुलर मोशन के और क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, थैंक यू।